नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब मिलके आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं और अब उसके कुछ लास्ट लेक्चर चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन रखेंगे जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, एक लेक्चर आपका आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें बेसिक चीज़ें हमने कवर करी थी, ये इससे पहले वीडियो में हमने कवर कर लिया। आज हम लोग आईसीटी का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं मोटा मोटा आपको बता दूं हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि टोटल इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री 1.0 से लेके 4.0 तक, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में अंतर क्या होता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत का, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, भारत नेट प्रोजेक्ट इंडिया का क्या है, और आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस सिस्टम आप सुनते होंगे पेमेंट का, जैसे आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन बैंक के थ्रू, वो क्या होता है वो समझेंगे। और इसी के साथ साथ यूपीआई और भीम यूपीआई, इसके बारे में जानेंगे, और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ फास्ट टैग के बारे में जानेंगे, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो क्रिप्टो करेंसी आप लोग सुनते होंगे, बिटकॉइन वगैरह, उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो टोटल इस तरीके से हम लोग अपना लेक्चर डिवाइड करने वाले हैं। तो बस एंड तक आपको बने रहना है और जो जो मैं बताता रहूँ उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से इसी चैनल पे कवर कर रखा है। आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पिछला मैंने कहाँ से एंड किया था, पिछला मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एंड किया था लेक्चर, अब उसी के आगे कवर कर रहे हैं। देखिए, जितने भी आपके टोटल, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के आपकी इंडस्ट्रीज़ का एवोल्यूशन हुआ है। ये आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। चूँकि अभी इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, तो इससे रिलेट करके आपको ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस में कौन सी क्या चीज़ थी, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपसे आ सकता है। अब देखिए, इंडस्ट्री 1.0 जो आपका था, ये 18वीं शताब्दी के बाद में, बिल्कुल लेटर में, एंड में 18th सेंचुरी के आपके आया, जिसमें कि मैकेनाइजेशन आपका आया, कि जितने भी आपकी फैक्ट्रीज चल रही थी, अब वो सारी की सारी फैक्ट्रीज अब मशीन से चलने लग गई थी। स्टीम इंजन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। स्टीम इंजन की हेल्प से आपका मशीनें अब रन करने लग गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, आपका इंडस्ट्री में प्रोडक्शन आपका फास्ट हो गई थी। और कोई भी, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें अब ज़्यादा कपड़े आपके बनने लग गए थे, ठीक है। इसमें मेन आपका था स्टीम इंजन और वाटर पावर। तो उसके बाद अब शिफ्ट होते हैं हम लोग आगे चल के 19वीं शताब्दी के बिल्कुल एंड में इंडस्ट्री 2.0 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या है, मास प्रोडक्शन आपका चालू हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप करे जाने लग गया था, बिजली का इस्तेमाल आप करे जाने लग गया था। स्टीम इंजन में आपका वाटर पावर की जगह से अब मेनली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपकी क्या हो गई थी, फैक्ट्रीज रन होने लग गई थी, ठीक। ये चीज़ समझिएगा। मास प्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से चीज़ें बनाई जा रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्री 3.0 आपका आया है, ये 20वीं शताब्दी के अंत में आपका आया है। इसमें क्या था, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर आपका चालू हो गया था। मतलब यहाँ पर जहाँ पे आपको इंसान दिख रहे हैं, यही इंसान की जगह अब मशीन्स आ गई थी, और मशीन्स आपके वही सेम कंपोनेंट्स बना रही थी, ठीक है। प्री लोडेड सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ऑटोमेशन और कंप्यूटर की हेल्प से आपका इंडस्ट्री 3.0 आया। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें रोबोटिक्स प्रचलित में आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, आईटी सिस्टम मजबूत हुआ है, ये सारी चीज़ें आपकी आई हैं। उसके बाद आज और आने वाले वक्त में आपका इंडस्ट्री 4.0 काम करेगा, ठीक। इंडस्ट्री 4.0 में आखिर क्या होता है, देखिए, इंडस्ट्री 4.0 में आपका कंप्यूटर में एडवांस सिस्टम की हेल्प से अब काम कराया जाएगा, जैसे कि साइबर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, फ्यूचर में आने वाली एआई की हेल्प से आपका काम हो रहा है और आगे भी कराया जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी काम आएंगी, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको देखने को जो मिलता है, ये इंडस्ट्री 4.0 का एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ बिग डेटा और एनालिटिक्स जो आपका होता है, ये इसी का एग्जाम्पल है। एआई, मशीन लर्निंग आपके इंडस्ट्री 4.0 का एग्जाम्पल है। क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किसका एग्जाम्पल है, इंडस्ट्री 4.0 का एग्जाम्पल है। मतलब कि जो जो आप लोग अब नई नई टेक्नोलॉजी सुन रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग इंडस्ट्री 4.0 में इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ समझिए, ठीक। तो इस तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग एडवांस हो रही है,
ठीक, स्टीम इंजन से आपका धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद ऑटोमेशन आया कंप्यूटर की हेल्प से, और अब एक तरीके से फ्यूचर में आपका एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये इंडस्ट्री 4.0 का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। कंपैरेटिव स्टडी क्या होगा कि इंडस्ट्रीज आपकी कितने तरीके की होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक, इसके बीच में अंतर क्या होता है? देखिए सिंपल सा, पहले तो बेसिक चीज़ आप यहाँ पर ये समझिए कि सुपर कंप्यूटर ये कह सकते हैं कि आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर आपके घर पे है, ठीक, डेस्कटॉप होता है, पीसी होता है, उसका एडवांस वर्जन, मतलब कि अगर आप कई, जैसे कि आपके घर में कंप्यूटर रख रखा है, उसके हज़ारों लाखों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके एक साथ जो काम कराएं, ये आपका सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। मतलब कई सारे कंप्यूटर कह सकते हैं एक साथ मिलकर काम करेगा, उसी का इनलार्ज्ड वर्जन आपका कहलाता है। कि एक बहुत बड़ी लैब होती है आपकी, जहाँ पर आपके एक एक कम से कम बड़े बड़े हॉल कितने आपके कंप्यूटर रखे होते हैं जो कैलकुलेशंस करते हैं, ये आपके सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर आपके क्यूबिट्स पे काम करता है, और क्या होता है आपका सुपर कंप्यूटर बिट्स पे काम करता है। अब देखिए इसके बीच में अंतर समझाता हूँ आपको, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, बस थोड़ा ध्यान दीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका सुपर कंप्यूटर है, ये मैंने कहा कि आपका बिट्स पे काम करता है। ठीक, मतलब कि 1 और 0 पे आपका कैलकुलेशन सारी की सारी होती है। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि डिजिटल फॉर्म में जितना भी आपका डाटा होता है, कंप्यूटर 1 और 0 की लैंग्वेज में समझता है। मतलब कि 0 मतलब ऑफ होता है और 1 मतलब होता है ऑन। ठीक, नॉर्मल कंप्यूटर जो आपकी कैलकुलेशन करते हैं, इसमें एक टाइम में आपका 1 काम हो रहा होता है, या फिर आपका 0 या फिर ऑफ हो रहा होता है। ये एक के बाद एक काम धीरे धीरे करता है। ठीक, लेकिन यहीं पर आपके क्या होता है, सुपर कंप्यूटर यही 1 और 0 का मिलियंस में एक साथ कैलकुलेशन करते हैं। मिलियंस में एक साथ कैलकुलेशन कह रहा हूँ आपको कि 1 और 0 जो होता है, ऑन और ऑफ वाला सिस्टम होता है डिजिटल कोड का, इसका एक साथ समग्र में काम हो रहा होता है, एक साथ काम हो रहा होता है। तो बहुत फास्ट होता है जो कैलकुलेशन आपके नॉर्मल कंप्यूटर बहुत स्लो वक्त में करेगा, यही काफ़ी एडवांस कह सकता हूँ वक्त में कर देता है। जैसे कि इंडिया का आपका सुपर कंप्यूटर है एरावत। ठीक, एरावत है, जापान का फुगाकू है, ये सारे के सारे आपके सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और फ्रॉट्रॉन आपका है अमेरिका का। ठीक है, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब अगला होता है आपका क्वांटम कंप्यूटर। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में समझने का बेसिक अंतर ये समझिए कि मान के चलिए एक सिक्का है। ठीक, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। एक सिक्का है, उसको अगर आप उछालते हैं, तो अगर आपने उछालते हैं उसको, ठीक, तो अगर वो ज़मीन पे गिरता है तो या तो उसका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, एक टाइम में आपको एक ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, मतलब या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। ठीक, तो ये होता है आपके सुपर कंप्यूटर में, हेड टेल। लेकिन वहीं पर सोचिए कि आपके सिक्के को आप लोग उछाल रहे हैं और वो हवा में है, तो आप उस सिक्के को घूमते हुए आपको नज़र आएगा सिक्का वो, तो आपको हेड और टेल जो है वो ओवरलैप होते नजर आएंगे। मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा कि हेड आने वाला है कि टेल आएगा, इतनी स्पीड में आपको घूम रहा होता है सिक्का कि कोई भी पॉसिबिलिटी आपको हवा में नजर आएगी कि दोनों हेड और टेल आपको दोनों नजर आएंगे। ठीक, अगर आप देखेंगे तो सोचने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही सुपर इम्पोर्ट, मतलब कि हेड और टेल की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी फास्ट हो रही है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो 1 हो रहा है कि आपका 0 हो रहा है। ठीक, यही आपको ये जब पॉसिबिलिटी बहुत फास्ट, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाए कि ये ओवरलैप करने लग जाए, 1 और 0 आपके ओवरलैप करने लग जाएं, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होने लग जाएंगी, क्वांटम लेवल पे आपके कैलकुलेशन होने लग जाएंगी, तो ये आपका किस में आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर्स में आ जाएगा। इसीलिए इसे क्यूबिट्स कहा जाता है। क्यूबिट्स में आपके कैलकुलेशन करता है, क्वांटम बिट्स में आपके कैलकुलेशन करता है, सुपर कंप्यूटर आपके बिट्स में कैलकुलेशन करता है। होपफुली आपको इसका एग्जांपल समझ आ गया होगा कि कैसे आपका ये हो रहा है, हेड और टेल आपका कैसे आ रहा है, इससे आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ही एक और एग्जांपल आपका देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक, कि मान के चलिए एक दरवाजे में आप लोग बंद हैं, मतलब एक कमरे में बंद हैं और उसकी तरफ 4 दरवाजे हैं। ठीक, और निकलने के लिए यहाँ से रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग क्या होगा, बेसिक ह्यूमन नेचर ये होगा कि आप एक टाइम में एक पॉसिबिलिटी की तरफ घूमेंगे।
मतलब पहले ए वाले दरवाजे की तरफ जाएंगे, फिर अगर आप वहाँ पर समझ लीजिए वो दरवाज़ा लॉक है तो आप बी की तरफ जाएंगे, ठीक, उसी की तरीके से सी की तरफ जाएंगे, उसके बाद डी की तरफ जाएंगे, ऐसे होगा। ये सुपर कंप्यूटर इस तरीके से कैलकुलेशन करता है, फास्ट मोड पे करता है लेकिन इसी तरीके से करता है। अब क्वांटम कंप्यूटर कैसे कैलकुलेशन करेगा? क्वांटम कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इस कमरे में अगर आप एक क्या बोलते हैं कंटेनर में पानी था, बहुत बड़े कंटेनर में पानी था, अब वो कंटेनर अचानक से ब्लास्ट हो गया तो चारों तरफ पानी आपका एक साथ फैलेगा, चारों तरफ पानी आपका एक साथ फैलेगा। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज जो है आपका सर्च करने की, समझ लीजिए यहाँ पर गेट था, यहाँ पर गेट था, यहाँ पर गेट था, सबको एक साथ पॉसिबिलिटी होती है सर्च करने की, और इससे बहुत कम समय में आपके रिजल्ट सामने आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक साथ पॉसिबिलिटी ढूंढी जा रही है, इसीलिए इसे क्वांटम लेवल में आप कह सकते हैं कि बहुत फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन, और ये क्यूबिट्स में हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं देसी तरीके से कि क्या हो रहा है, आखिर उसकी टेक्नोलॉजी में आपकी हो क्या रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सुपर कंप्यूटर और ये हो गया आपका क्वांटम कंप्यूटर। अब होपफुली आपको मोटा मोटा अंदाजा समझ आ गया होगा कि आखिर आपके सुपर कंप्यूटर में और क्वांटम कंप्यूटर में आखिर क्या अंतर हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि ये बिट्स में कैलकुलेशन करता है और क्वांटम कंप्यूटर आपके क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करता है। अब एक बात आपको और समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो आपको समझानी है अलग से, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। पहला वो आपसे पूछता है क्वांटम, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ क्वांटम सुपरमेसी पूछेगा आपसे, ठीक है जी। अभी थोड़ा मतलब पेंसिल डिस्चार्ज है इसीलिए कट कट के आ रहा है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्वांटम सुपरमेसी पूछेगा। एक आपसे पूछता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब देखिए ये वर्ड आपके ऐसे ही आते हैं, याद रखिएगा, ये हिंदी में आपको नहीं समझा सकता हूँ, ये इसी तरीके से आपको लिख के आएगा, ठीक है। सुपरमेसी मतलब महारत, ऐसे हो सकता है। एक आपका होता है क्वांटम सुपर पोजिशन, ठीक है जी। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। क्वांटम सुप्रीमेसी मतलब होता है, आसान भाषा में समझिए, कोई एक कैलकुलेशन है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैनुअली नहीं कर पा रहे, सुपर कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, और क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से अगर आप लोग वो कैलकुलेशन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने उस चीज़ें में महारत हासिल कर ली। जैसे कि आप एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो ये कहा जाता है कि आपने उस एग्ज़ाम में महारत हासिल कर ली है, आपने उसे क्रैक कर लिया है। ठीक उसी तरीके से अगर आप उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को क्रैक कर लेते हैं तो इसका मतलब आप सुप्रीमेसी अचीव कर लेते हैं। सुप्रीमेसी मतलब कि एक तरीके से कहता हूँ महारत हासिल कर लेते हैं। क्वांटम लेवल पे जब ये कैलकुलेशन आप कर लेते हैं किसी इम्पॉसिबल कैलकुलेशन को, तो यही क्वांटम सुप्रीमेसी कहलाती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वांटम सुपर पोजिशन आपका क्या होता है, पहले ये समझाता हूँ, फिर क्वांटम इंटेंगलमेंट समझाता हूँ। क्वांटम सुपर पोजिशन में आपका ये होता है, जैसे नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स में आपका होता है 1 और 0, इस तरीके से कैलकुलेशन चल रहा है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है 2, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, यही आपकी पॉसिबिलिटी होती है पावर्स में, ठीक। 1 और 0 यही आपके पावर में चलते हैं, मतलब इसके 4 पॉसिबिलिटी है, 4 गुना ये फास्ट होता है, एक तरीके से कह सकता हूँ आंसर निकालने में। ठीक इसी तरीके से इसकी पावर जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी, यही पावर आपकी 16, उसके बाद ऐसे ही 64, फिर इसी तरीके से चलती जाएगी। ये मिलियंस में होता है तो रिजल्ट बहुत फास्ट आपका देता है, ठीक, एज़ कम्पेयर टू योर सुपर कंप्यूटर जहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज एक वक्त में आती हैं, 0 या फिर 1 का, और यहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक। मैं कहता हूँ कि सुपर इम्पोज हो रही है। जैसे कॉइन का एग्जांपल लिया था ना कि इतने फास्ट आपका वो मूव कर रहा था, आपको पता नहीं चल रहा है कि 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन में यही हो रहा है कि बहुत सारे रिजल्ट एक साथ आपके सामने आ रहे हैं, एक के ऊपर एक ट्रैवल करके पावर्स में, तो यही सुपर इम्पोजिशन कहलाता है आपका, ठीक। और क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट में ये चीज़ें होती है कि ये थ्रेड्स की तरीके से एक चीज़ दूसरे से अटैच्ड होती है, ठीक। थ्रेड्स के तरीके से एक चीज़ दूसरे से अटैच्ड होती है, मतलब एक चीज़ में आप चेंजमेंट करेंगे, एक चीज़ में आप चेंजमेंट करेंगे तो बहुत फास्ट चेंजमेंट आपका अगले एंड पे हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ में आप चेंजमेंट करेंगे तो बहुत फास्ट तरीके से अगले चीज़ में चेंजमेंट हो जाएगा। ये समझिए इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वांटम लेवल पे। हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ आपको कि मान के चलिए एक हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि वर्चुअल दुनिया ले रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल दुनिया ले रहे हैं कि इस दुनिया से ये दुनिया कनेक्टेड है, ऐसा बता रहा हूँ, इस दुनिया से ये दुनिया कनेक्टेड है। तो इस दुनिया में हमने कोई ऐसी चेंजमेंट करनी चाहिए,
मान के चलिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ छेड़ा, कोई जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने कोई वायरस फैलाने की कोशिश करी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्वांटम लेवल पे अगर ये कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर अगर हमने चेंजमेंट करी है तो वो चेंजमेंट आपको यहाँ भी नजर आएगा अगले दुनिया में। देखिए इससे कितने फार आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आने वाले वक्त में ये आपको क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर नजर आएगी। ठीक, अभी तो इसे आपके बड़े बड़े रिसर्च स्टेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि एक जगह आपने चेंजमेंट करा है तो दूसरी जगह भी आपको वो चेंजमेंट नजर आएगा। इंटेंगल हो गई है मतलब चीज़ें आपस में उलझ गई हैं और जुड़ गई हैं। ठीक, ये चीज़ समझिएगा, ये होता है इंटेंगलमेंट। तो यही तीनों चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है जी, क्वांटम इंटेंगलमेंट और बिट्स पूछेगा, सुपर कंप्यूटर पे काम करता है, और क्वांटम बिट्स आपके क्यूबिट्स पे काम करता है, ये चीज़ समझना है। और सुपर पोजिशन, इंटेंगलमेंट, सुपरमेसी, क्वांटम स्पीड, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। होपफुली आपको इससे बाहर आपका कोई गलती कभी नहीं होगी। ठीक, अब देखिए सुपर कंप्यूटर जो आपका होता है ये आपके वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ चेक करता है और बताता है आपका कि क्या आपका आने वाले वक्त में एक तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, और उसी के साथ से आपका एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी ये काम आता है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे आपका ये इसमें काम करता है। और ड्रग डिस्कवरी आपको कोई करनी है, कोई नए ड्रग्स का पैटर्न ढूंढना है कि किस तरीके से हम ड्रग डिज़ाइन करें, तो ये क्वांटम लेवल की बात है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग में आपका इस्तेमाल हो सकता है। इसी के साथ साथ ही फाइनेंशियल मॉडलिंग में और नए मटेरियलिस्टिक साइंस में डेवलपमेंट करने के लिए आपका कह सकता हूँ कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स आपका काम आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई है ना। होपफुली आपको सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में अंतर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, पहले मैं वो समझा देता हूँ, तब आपके लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, इसी जगह समझ लीजिए कि एआई आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसको मेरे को आपको बताने की होपफुली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास चीज़ें देख ही पा रहे होंगे कि एक एआई की हेल्प से आपका क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं। समझना आपको ये है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कंप्यूटर में भी आपसे पूछा जा सकता है अलग से, तो इसमें क्या समझना है कि एआई की हेल्प से आपका क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जो मशीन्स हैं, मशीन्स लर्न कर रही हैं, मतलब मशीन चीज़ें सीख रही हैं। ह्यूमन की हेल्प से आपका जो कोड वगैरह उसमें कोडिंग करी जाती है उसके हेल्प से वो सीख रही है कि हमें जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमको क्या करना है। मान के चलिए कहीं पर आपके कह सकता हूँ मशीन लगी हुई है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोडेड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसका कनेक्शन है। ठीक, समझ लीजिए वहाँ पर आपके आग लग गई है और उस मशीन को हमने सिखा रखा है पहले से कि आग लगते ही क्या करना है, तुमको जितने भी आपके वाटर के सेंसर है उनको ऑन कर देना है। तो ये मशीन लर्निंग का एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि उसको पता चल जाएगा कि जैसे आग लगेगी ऑटोमेटिक हमको क्या करना है। ये मशीन लर्निंग का एग्जांपल है, इस मशीन सीख रही है। ठीक, आर्टिफिशियल लेवल पे हम उसे सिखा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कि ऐसी सिचुएशन पे आने वाले वक्त में आपको क्या करना है। तो ये मशीन लर्निंग कहलाती है, मतलब मशीन को ह्यूमन की तरह सोचने के लिए, इंसानों की तरह सोचने पर मजबूर करना आपके मशीन लर्निंग कहलाती है। अब आपके कंप्यूटर के पेपर में आती हैं 4 चीज़ें। ठीक, एक आती है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एक आती है आपकी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक, और एक आपकी आती है रीइंफोर्स्ड। ठीक है, और एक आती है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यही चारों आती है ना। अब इसका अंतर समझिए आप क्या मतलब होता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में मतलब कि हमने पहले ही मशीन के सिस्टम में डाल रखा है कि हाँ जी ये पॉसिबिलिटी होने के बाद आपको ये करना है। ठीक, ये पॉसिबिलिटी होने के बाद आपको ये करना है, मतलब कि हमने मशीन में लोड कर रखा है कि आग लगते ही तुमको क्या करना है, तुमको पानी छोड़ना है। तो ये हमने पहले उसमें फिट कर रखा है कि जैसे आग लगेगी तो उसका काम होगा उस मशीन को पानी छोड़ना। सुपरवाइड मतलब कि हमने उसको निर्देश दे रखा है, उसको सिखा रखा है। सुपरविजन में हम काम करा रहे हैं, निरीक्षण में काम करा रहे हैं कि जो काम हम कह रहे हैं वो उतना ही काम कर पा रहा है। तो ये सुपरवाइड मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये समझिए ये होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, मतलब जो आप काम सिखाएं उसी के हिसाब से वो काम करे। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब कि एक तरीके से कह सकता हूं कि मशीन वो काम भी करके दिखाए आपको जिसके लिए उसको तैयार नहीं कर रखा है। ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी होने पे अगर वो आपका सिचुएशन आ जाए तो उस पर वो
रिएक्ट करे पॉजिटिवली, मतलब कि एक तरीके से आपका वो सिचुएशन भी संभाल सके, ये आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए कहीं पर आग लग गई है और हमने उस सेंसस को क्या समझा रखा है पहले कि आग लगते ही आपको क्या करना है, आपको आग बुझाना है। लेकिन अगर वो मशीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू आपका चल रही है तो इसका मतलब उस मशीन में सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा होगी और उसके पास ये क्षमता आ जाएगी कि वो इंसानों के जैसे सोच के आपके क्या करेगी, वो सोचेगी कि चलिए अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो हमको तुरंत फायर जो आपके जो फायर डिपार्टमेंट है, आग बुझाने वाले हैं, उनको कांटेक्ट भी करना है। ठीक, उनको कांटेक्ट भी वो कर देगी, तुरंत अलर्ट भेज देगी उनके पास। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है कि हमने उसको पहले बता नहीं रखा था कि आपको फायर स्टेशन को कॉल करना है, लेकिन उसने कर दिया, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है। होपफुली आपको समझ आ गया, इसमें कोई सुपरविजन के अंडर में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक आपका होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें कुछ हद तक आपके सुपरविजन करी जाती है और उसके बाद खुद छोड़ दिया जाता है सिस्टम को अपने हिसाब से काम करने के लिए, तो ये सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या होती है ये बताइए। ठीक, बता रहा हूँ आपको एक सेकंड। अब देखिए, रीइंफोर्स्ड लर्निंग में आपके ट्रायल और एरर के रूप में आपके काम करता है। ठीक है, मतलब वो ट्राई करेगा सिचुएशन को सॉल्व करने की, उसको पहले बताया कि नहीं, ठीक है, वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। यही रिवॉर्ड ऐसे ही आपके पेपर में आता है। ठीक, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब उसको पता चलेगा कि हाँ पॉजिटिव काम मैंने करा है, और यही चीज़ वो सीख लेगा और आगे आने वाले वक्त में वो वैसे ही आपका रिएक्ट करेगा उसी सिचुएशन में। और अगर वो रिएक्ट आप पे गलत तरीके से करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ आने वाले वक्त में मुझे ये काम नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में। ठीक, यही आपकी रीइंफोर्स्ड लर्निंग कहलाती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और आपके एग्जामिनेशन में अगर आएगा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीइंफोर्स्ड, सेमी रीइंफोर्स्ड, कोई भी चीज़ आएगा आप लोग उससे बेहतरीन ढंग से समझ गए हैं और आंसर आप दे देंगे। देखिए, कोई रॉकेट साइंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आती है, बस बेसिक है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको डेवलप करना होता है। ये चीज़ें हो गई, अब बहुत हद तक रास्ता आसान हो गया है। अब मैं आगे आपको प्रोसीड कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करी है। डिजिटल इंडिया मिशन आपको पता है कि 2015 में भारत में आया है। ठीक, गवर्नमेंट इसे लेके आई है ताकि एक तरीके से आपके जितने मैकेनिकल काम हैं, जितने भी मैकेनिकल काम हैं, उसको अब डिजिटली हम लोग आपके हस्तांतरित कर दें या फिर आपके ट्रांसफ़र कर दें, ताकि सुविधा आसान हो जाए, गवर्नेंस में आसानी हो जाए, मतलब कि सरकारें आसानी से आपके चल सके और इसी के साथ साथ ही सुविधा आम जनता तक बहुत बेहतरीन ढंग से आपके पहुंच सके और बहुत कम समय में पहुंच सके। ये डिजिटल इंडिया का आपका फ़ायदा है। इसी के साथ साथ ही करप्शन लेवल को बहुत हद तक कम करना भी, ये भी आपके डिजिटल इंडिया का ही एक एग्जाम्पल है, इसकी मदद से करा जा रहा है। अब देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में आपके 9 पिलर सरकार ने रखे थे जो हमको काम करने हैं जिनके ऊपर। जैसे कि इसने ब्रॉडबैंड हाईवे बनाने की बात करी थी, मतलब कि एक तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से आपके इंटरनेट प्रोवाइड करा था, हर जगह पे पहुंचाने का इसका काम है। और इसी का एग्जांपल है भारतनेट, जिसको आपको आगे समझाऊंगा, जिसके थ्रू उसने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात करी, तो ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात करी गई थी। इसके साथ ही यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी में आप देखिए हम कितना एडवांसमेंट हमने अचीव कर लिया 2015 के बाद। जब 3G था, उसके बाद 4G आया, अब 5G आया। तो 5G आते आते आपको क्या हो गया है कि अब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकता हूँ स्पीड आपकी फास्ट हो गई है, कनेक्टिविटी फास्ट हो गई है। पहले गांव देहात के क्षेत्रों में आपको पता होगा कि आप लोग को कॉलिंग भी करनी होती थी, तो आप लोग गांव से बाहर निकल के या फिर छत के ऊपर चढ़ के आप लोग कॉलिंग करते थे, इतनी स्लो कनेक्टिविटी थी। लेकिन डिजिटल इंडिया के बाद आते ही यही जो आपका कॉलिंग का फीचर है ये डाटा में ट्रांसफ़र हो गया है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, आप जाके समझ सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फास्ट आपका कम्युनिकेशन हो गया है। और पब्लिक इंटरनेट प्रोग्राम आपका शुरू कर दिया है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि आपका फ्री एक्सेस ऑफ वाईफाई आपको मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कह सकते हैं ये पब्लिक वाईफाई का एग्जांपल है। इसी के साथ साथ ही पीएम वाणी एक सरकारी योजना चल रही है जिसमें वाईफाई आपके प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, पब्लिक वाईफाई आपके प्रोवाइड कराया जाता है पीएम वाणी के थ्रू। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल है आपका। इसके साथ साथ ही ई गवर्नेंस में आपके रिफॉर्म आया है, जैसे कि जिसके थ्रू आपका पेपर वर्क कम हो पाया, डिजिटल आपकी सारी चीज़ें होने लग गई हैं। तो ये आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसके साथ साथ ही ई क्रांति आई है। ई क्रांति का मतलब होता है सब कुछ ई गवर्नेंस में आपके ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। जैसे कि आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया है,
डिजी लॉकर आपका आ गया है। डिजी लॉकर आपको पता होगा ना, जिसके थ्रू आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो फिजिकल रूप में ना रखा है आप लोग। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप डिजी लॉकर ऐप पर रख सकते हैं, सरकारी ऐप है आपका, जिसके थ्रू आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको आप लोग दिखा सकते हैं और वो मान्य होगा आपका, याद रखिएगा वो मान्य होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा कि आप लोग पेपर जैसे कि हम आपको ये क्लियर करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको हाई स्कूल की डिग्री बनाने को, वो हाई स्कूल की मार्कशीट बताने को, दिखाने को कहा जाए और आप लोग अपना मोबाइल लेके खड़े हो जाएं कि हाँ जी ये, ऐसा नहीं हो सकता है। ये काम आता है, जैसे कि पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ और आपके पास फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप लोग डिजी लॉकर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, वो मान्य होगा, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। इसके साथ साथ ही इन्फॉर्मेशन और ऑल, सबके पास इन्फॉर्मेशन हो, डाटा पहुँचे, ये सरकार का एक लक्ष्य था। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एआई कैसे आज मदद कर रहा है। आईटी और जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा आपकी जॉब बढ़े, आईटी सेक्टर में एडवांसमेंट हो, ये चीज़ आपका इसके थ्रू करा जा रहा है, किसके, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये टोटल 9 प्रोग्राम थे। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का आपका क्या था, 9 पिलर थे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको समझना है वो समझना है क्लाउड कंप्यूटिंग। आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए जैसे कि नॉर्मल आपको बताता हूँ कि आपको कोई डेटा अगर सेव करना होता है तो या तो उसे आप पेन ड्राइव में सेव करते हैं या फिर हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, ठीक। ये आपके फिजिकल सेव करने के तरीका है, मतलब कि हार्ड आपकी कोई कंपोनेंट है जिसमें आप लोग डाटा सेव कर सकते हैं। पर यही डेटा अगर आप लोग को वेब में सेव करना है, ठीक है, मतलब कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको सेव करना है वेब में, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है आपका कि डाटा को आपको सेव करना, जिसको आप कहीं भी जब चाहें आप लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अपलोड यहाँ से होता है और एक जगह स्टोर होता है, आपका उसमें अकाउंट बनता है और वहाँ से कभी भी जब आप चाहें तो वो डेटा डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए फ़िजिकल आपको पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क की आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 मॉडल पे काम करता है, जिसके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इन तीनों माध्यम से आपका डाटा जो होता है वह वेब में सेव होता है, ठीक। क्लाउड इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे आसमान, मतलब ऐसा रिलेट करा जा रहा है कि आसमान में आपका सेव हो रहा है, लेकिन ऐसा आसमान वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्लाउड कोई सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े आपके डेटा सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पर आपका डेटा सेव करा जाता है और उससे कभी भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। उसका कुछ प्राइस लगता है, जैसे कि गूगल ड्राइव आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ ही आपने AWS सुना होगा, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये जो होता है ये भी आपका डेटा सेंटर होता है जहाँ पर आपका डाटा सेव करा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और कभी भी उसे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। ये 3 तरीके का होता है, पब्लिक क्लाउड होता है आपका, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में आपका एक तरीके से कह सकता हूँ जितनी भी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें होती हैं ये क्लाउड में आपके स्टोर होती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट में आप लोग खुद का अपना डाटा उसमें स्टोर रखते हैं और बाद में उससे कभी भी आप लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल में आपका या फिर गूगल ड्राइव में कोई भी आप फाइल रखते हैं 10 साल बाद भी उसे आप डाउनलोड करके वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। हाइब्रिड में ये दोनों का मिक्सचर होता है आपका, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में ही आपको एक चीज़ इसमें समझना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिग डेटा आखिर क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड आता है कि बिग डेटा आपका क्या होता है। देखिए बिग डेटा आपका वो डेटा होता है जो लार्ज इन साइज हो, लार्ज इन साइज हो और जिसे आप कहीं पर स्टोर करके रखें, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। अमेजॉन वेब सर्विस ये आपका इसका एग्जाम्पल है, ठीक, जहाँ पर आपका डाटा सेव करा जाता है। इसी के साथ साथ ही आपका एक अपाचे कैसेंड्रे भी इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपका डेटा सेव करा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आपका डेटा सेंटर पार्क्स बनाए जाते हैं जहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी आपकी डेटा स्टोरेज फैसिलिटी होती है और यहाँ पर आपका डेटा सेव करा जाता है और कभी भी आप उसे एक्सेस करके वेब के माध्यम से, नेट के माध्यम से उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दे सकते हैं। कोई फाइल आप अपलोड करते हैं उसे बाद में डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये बिग डेटा होता है जहाँ पर डेटा लार्ज नंबर में और बहुत बड़े अमाउंट में और बहुत बड़े साइज में
आपका डाटा सेव करा जाता है। ठीक, ये आपके बहुत बड़े बड़े आपके डेटा सेंटर पास होते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा होता क्या है। यहाँ पे आपका डेटा कभी भी जो आप डेटा सेव करते हैं, ठीक, मान के चलिए आपने ए फाइल सेव करी, तो ये फाइल आपका किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे आपकी सेव नहीं होती कभी भी। ठीक, जैसे कि आपको एक्स मान के चलिए अमेरिका में आपका एक डेटा सेंटर पार्क है, ऐसे ही वाई आपका ब्राज़ील में है, ऐसे ही जेड मान के चलिए आपका अफ्रीका में है, ठीक, ऐसे ही यूरोप में है के, और इसी तरीके से आपका मान के चलिए साउथ अमेरिका में आपका ऐसे ही एक है। ठीक है, तो कभी भी आपका डेटा जो है एक जगह पार्क नहीं होता है, एक जगह आपका स्टोर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? अगर एक जगह डेटा स्टोर कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि कभी भी अगर वहाँ पर करप्ट होंगी चीज़ें, वहाँ पर आपका मान के चलिए कोई तकनीकी खराबी आ गई, तो क्या होगा, पूरी तरीके से डेटा आपको डिस्टर्ब हो जाएगा और ओवरऑल कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में आपके बाधित हो जाएगी और चीज़ें लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्लाउड कंप्यूटर का। इसीलिए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कई जगह पे आपके रखी जाती है। बाद में अगर कोई यहाँ पर तकनीकी फॉल्ट भी आ गया तो उसे यहाँ पर कनेक्ट करके आपका उससे इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक, मल्टीपल कॉपीज़ हमेशा रहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये भी आपका है। इसी तरीके से इंटरनेट भी आपका फ्लो होता है। इंटरनेट पे जो डेटा सेव होता है वो ऐसे ही होता है, उसके कई आपके लोकेशन बनाई जाती हैं। ठीक है जी, ये चीज़ था आपको समझना था। होपफुली आपको बिग डेटा का मतलब समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमने पढ़ा, तो इसमें आपको एक चीज़ पढ़ना है, भारत नेट प्रोजेक्ट। देखिए, भारत नेट प्रोजेक्ट जो आपका था, इसमें क्या था कि जितनी भी आपकी ग्राम पंचायतें थी, सरकार ने फैसला किया कि जितनी भी आपकी ग्राम पंचायतें थी उनका जो हेडक्वार्टर था, ठीक, उस तक आपके वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब मॉडेम के माध्यम से जो आपकी केबल कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट की, ठीक, ये पहुंचाई जाए। ऑप्टिकल फाइबर केबल से आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हर पंचायत में आपके पहुंचाई जाए। और ये बहुत हद तक आपका कंप्लीट भी हो चुका था। बाद में यहाँ पर आपके यहाँ से क्या कहते हैं, आपके पंचायत के हेड ऑफिस से उसके बाद टोटल आपके गांव में भी आपके फाइबर लाइन ऑप्टिक्स आपकी भिजाई गई हैं, जिसकी वजह से आप इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुगम हो गई है और उसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके करा जा सकता है। तो ये है आपका भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलता है, ब्रॉडबैंड स्कूलों में भी आपके लगा होता है और साथ ही साथ हेल्थ केयर कनेक्टिविटी भी आपकी होती है, हॉस्पिटल्स में भी आपके लगाया जाता है। ठीक है जी, ये समझना है आपको। ये भारत नेट प्रोजेक्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ और ख़ास आपको जानने की बात है नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब आपको समझना है कि पेमेंट सिस्टम जो होता है ये 3 तरीके से आपका होता है। मान के चलिए आप बैंक जाते हैं, आप पैसा भेजते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ये 3 तरीके से आप भेज सकते हैं। समझिएगा कैसे। एक होता है RTGS, दूसरा है NEFT और एक होता है IMPS। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें अंतर क्या क्या होता है ये पूछता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र और IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, सॉरी सिस्टम नहीं होता, याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज इसका होता है फुल फॉर्म। ठीक, RTGS जो आपके ओन करा जाता है, RTGS की हिस्सेदारी आपकी RBI के अंडर में है कि RBI इसका मालिकाना हक रखता है, किसका, RTGS सिस्टम का। इसी तरीके से NEFT का भी मालिकाना हक RBI के पास है और IMPS सिस्टम जो है ये आपका NPCI के पास होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास आपका क्या है, इसका मालिकाना हक है। ठीक है जी, ये चीज़ समझिएगा। रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, आपके जो भी आपका लेन देन होता है ये रियल टाइम पे होता है। मतलब आप यहाँ से पैसा भेजते हैं और डायरेक्ट आपके जो सामने वाले जिसके बंदे में आपके अकाउंट के में आपने पैसे भेजे हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट आपका दिखता है। रियल टाइम में आपका क्या होता है, ये ग्रॉस सेटलमेंट हो जाता है। मतलब कि यहाँ से आपने 100 रुपये भेजे तो तुरंत अगले के खाते में 100 रुपये आपके दिखाने लग जाएंगे। ठीक, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ इसमें होती है। और NEFT में क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, डिफर्ड नेट सेटलमेंट होता है। मतलब आपने यहाँ पर से मान के चलिए NEFT आपने कराया है, NEFT जब आप कराते हैं तो उसका जो रुपया है जो सामने वाले अकाउंट में तुरंत नहीं रिफ्लेक्ट होगा। आप लोग यहाँ से जैसे पैसे भेजते हैं तो कुछ बैचेस में जाता है। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए 1000 लाख 1 लाख ट्रांजैक्शन एक साथ हो गए तो उसको एक क्लब करके उसको बाद में आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फिर वो सेटलमेंट आपके दूसरे वाले अकाउंट में दिखाने लगता है। लगभग इसमें आधे घंटे का वक्त लगता है, ये चीज़ याद रखिए।
IMPS में आपके जो होता है पेमेंट तुरंत दिखाने लगता है। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट, मतलब कि तुरंत पेमेंट का सेटलमेंट आपका हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन लिमिट आपके एग्जामिनर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए पहली बात। RTGS का जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, मिनिमम आपका ट्रांजैक्शन RTGS में हो सकता है 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए कम से कम आप भेज सकते हैं, और मैक्सिमम इस पर कोई लिमिट अभी RBI ने नहीं लगाई है। और NEFT में आप लोग मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें भी अभी सरकार ने कोई लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है। और IMPS में मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट अभी तक नहीं लगाई गई है, मतलब सॉरी लिमिट लगाई गई है, 5 लाख तक की लिमिट है इसकी, ठीक है। किसकी? IMPS की 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, और NEFT में कोई लिमिट नहीं है, कम की और ज़्यादा की भी। और RTGS में आपकी मिनिमम की, कम की लिमिट है 2 लाख रुपए। ज़्यादातर ये आपके बिजनेस वाले लोग इस्तेमाल करते हैं RTGS को, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अवेलेबिलिटी इसकी, तीनों की अवेलेबिलिटी आपकी 24/7 365 डेज है, 24 घंटे आप ये काम कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कॉरपोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपके RTGS करती है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक। अब ये चीज़ हो गया आपका RTGS, NEFT और IMPS, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैंने बताया ये चीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं UPI और भीम UPI के बारे में, समझने के बारे में बात करते हैं। देखिए UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका NPCI के द्वारा बनाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। इसमें क्या होता है, वर्चुअल माध्यम से आप पैसे सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे के पास, तुरंत इंस्टेंट आपका सेंड होता है। जैसे कि आपके फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू आप पैसा सेंड करते हैं, ये UPI के थ्रू होता है। रिक्वेस्ट यहाँ से भेजा जाता है बंदे के बैंक अकाउंट से, और वैलिडेट करा जाता है आपके तुरंत NPCI के द्वारा, और बैंक B के पास रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है, और बैंक B तुरंत आपका फाइनलाइज करके जो पैसा यहाँ पर से भेजा जाता है तुरंत उसके पास भेज देता है। ये सेकंडों में होता है, मिनी सेकंडों में होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। NPCI होता है आपका। इसमें मैक्सिमम अभी तक आपका 1 लाख रुपए की लिमिट लगी हुई है। कितना? 1 लाख रुपए तक का आप लोग भेज सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में आप लोग ज़्यादा भी भेज सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में ये आपको बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस वाले लोग आपका इस्तेमाल करते हैं ये UPI का, उनके ऊपर भी ट्रांजैक्शन लिमिट अपने हिसाब से वो लोग सेट करा लेते हैं बैंक से बात करके, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा पेमेंट आपका सेटल करना होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आपका किसके थ्रू होता है? NPCI ने ये बनाया है आपका UPI। अब यहाँ पर भीम लिखा हुआ है, भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस ऑफ मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका फुल फॉर्म होता है। ये जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये एक ऐप होता है जिसके माध्यम से आप UPI ट्रांजैक्शन करते हैं। वैसे ही भीम आपका एक सरकारी ऐप है, ठीक, भीम एक आपका सरकारी ऐप है, उस पर UPI इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है भीम UPI। होपफुली आप इसका मतलब समझ पाएंगे कि भीम UPI आपका होता क्या है, ठीक है, और UPI आपका कैसे काम चलता है ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें आपने देखा होगा एक चीज़ कि आपका QR कोड से पेमेंट होता है, ठीक है। QR कोड कहते हैं ना कि आप QR कोड अपना भेज दीजिए, मैं उस पर पेमेंट कर देता हूँ। अगर उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना बार कोड सेंड कर दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो वो गलत है। बार कोड आपका गलत दूसरी चीज़ होती है, और QR कोड आपका दूसरी चीज़ होती है। देखिए QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है जी। बार कोड आपका एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, और QR कोड आपका दूसरी टेक्नोलॉजी है। बार कोड आप लोग देखते हैं, कोई सामान लेके आते होंगे तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ठीक, ऐसे ऐसे लाइनें आपकी बनी होती हैं। तो ये आपका बार कोड का एग्जाम्पल है। इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर आपकी 32 लाइनें आपकी बनी होती हैं टोटल, और ये आपका इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? इन्वेंट्री पता करने के लिए। मान के चलिए कहीं पर आप सामान लेने गए किसी दुकान में, वहाँ पर 100 पैकेट है बिस्किट की, ठीक। अब वहाँ पर एक बार कोड बना है, तो उसको स्कैन करके वो जो जब आपको देगा तो उससे पता चल जाएगा कि 100 में से मैंने एक बिस्किट दिया, तो इसका मतलब अब 99 आपकी बची हुई हैं, और इस जो आपको जो दिया गया है उसके साथ साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन कि उसमें कितना पैसा कटना है ये भी आपकी डाल दी जाती है। तो ये आपका बार कोड कहलाता है। ये आपका बहुत कम कह सकता हूँ चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता है, ज़्यादातर आपके इन्वेंट्री में आपके इस्तेमाल करा जाता है, जहाँ पर आपकी चीज़ों का खरीद बिक्री होती है। QR कोड आप किसी भी चीज़ का जनरेट कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, देखते होंगे आप लोग, ऐसे होता है कुछ, इसमें बहुत सारे आपके डॉट बने होते हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ये एक आपको कह सकता हूँ वर्चुअल एड्रेस होता है डिजिटल फॉर्मेट में।
किसी भी चीज़ का एड्रेस होता है। मान के चलिए कोई इंस्टाग्राम आपका अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम का अकाउंट का कोई एक एड्रेस है, ठीक है, कोई एक एड्रेस है, उसकी एक आईडी है, उसको आप डिजिटल फॉर्म में आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड उसका जनरेट कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे कि इंस्टा अकाउंट का आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। तो क्यूआर कोड से क्या होता है कि डायरेक्टली आप फ़ोन से स्कैन करके उसको एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, जो फिजिकल एड्रेस आपका दे रखा है उस तक पहुंच सकते हैं, डिजिटल एड्रेस तक, ठीक है। इस क्यूआर कोड का यहीं पर जो ट्रांजैक्शन आपका होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, सेट होता है सरकार के द्वारा, ठीक। हर एक अकाउंट का एक पर्टिकुलर आपका वो होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्यूआर कोड के फॉर्म में। जब आप स्कैन करते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपकी पहुंच जाती है। बस ये चीज़ मान लीजिए कि कई सारी एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है, उसको डिजिटल माध्यम से आपका नए रूप में आपको प्रस्तुत करना क्यूआर का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्यूआर कोड आपका बहुत एडवांस है। इसमें जैसे कि आपके 32 मैक्सिमम आप क्या सकते कैरेक्टर आप लोड कर सकते थे, तो इसमें करीबन आप लोग 7089 मैक्सिमम कैरेक्टर आप लोग लोड कर सकते हैं। समझ रहे हैं, 7089 कितना बड़ा एड्रेस आप यहाँ सेव कर सकते हैं और कितना आपका ये सुगम हो गया है क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड आपका अनगिनत होता है। एक छोटी सी इसमें चेंजमेंट कर दी, यहाँ मान के चलिए यहाँ डॉट है, इस डॉट को परिवर्तित करके यहाँ पर रख दिया तो आपका नया क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इसको रिमूव कर दिया तो एक नया आपका बन गया, ठीक है। तो क्यूआर कोड मैक्सिमम हो सकते हैं। कई जगह आपका क्यूआर कोड इस्तेमाल करा जा रहा है, आप लोग देखते होंगे। इंस्टा अकाउंट हो गया, व्हाट्सएप वेब चलाते हैं तो क्यूआर कोड आता है, पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड आता है, हर चीज़ में आप लगभग आप क्यूआर कोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई दुकान खोल रखी है, उसका एड्रेस आपको क्यूआर कोड के माध्यम से आपको लोगों को दिखाना है, तो क्यूआर कोड आप लोग उसका बनवा सकते हैं और जो भी इसको स्कैन करेगा उसके सामने वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक। ये क्यूआर कोड का आपका फ़ायदा होता है। तो क्यूआर कोड आपके यहाँ इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्यूआर कोड होता क्या है। आगे चलते हैं हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में ये होता है आपका कि सारे सरकार ने क्या कर रखा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करा दिया है। सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करा दिया है। मतलब अब आप किसी भी सीएससी में जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे, और आपको अगर अपना बैंक अकाउंट नहीं पता है और आधार के साथ आपका वो पर्टिकुलर बैंक आपका लिंक है, तो महज आधार कार्ड से, आपका आधार नंबर से आप लोग अपने अकाउंट से रुपया निकाल सकते हैं। वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये उन लोग के लिए ज़्यादा काम आता है, एक बात बता रहा हूँ, सबके लिए काम आता है, लेकिन ज़्यादातर सुगम सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि जो गरीब लोग हैं, उसके साथ हैं जो अशिक्षित लोग हैं, अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आसानी से वो लोग थंब प्रिंट, जो आपका इंप्रेशन होता है, जो आधार में ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक सेव होता है, उसके थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन लेता है और वही जो बैंक अकाउंट से लिंक है, उस बैंक अकाउंट से जितने रुपये उसको निकालना है वो निकाल सकता है। अब 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर होता है, यही डालता है आपका सीएससी वाला और पेमेंट आपका निकाल देता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है जी। AEPS इसको फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। अच्छा हो गया, आगे चलते हैं। अब हमको देखना है यहाँ पर आपका, एक सेकंड में और चीज़ देख लेता हूँ जो आपको और पढ़ाना है मेरे को, डिजिटल। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया UPI, ठीक इसी के साथ साथ ही आपको एक होगा, आपने सुना होगा डिजिटल करेंसी, सुना है ना, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी को आप लोग अब सुने होंगे कि हमारे भारत में आ गया है ई-रूपी। ई-रूपी आपका डिजिटल करेंसी है। तो इसमें अंतर क्या होता है आपकी UPI और डिजिटल करेंसी ई-रूपी में। अब देखिए, अगर आम बोलचाल भाषा में कहा जाए तो आप लोग अगर सोचेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि UPI से भी तो हम लोग डिजिटली माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर डिजिटल करेंसी सरकार लॉन्च कर रही है ई-रूपी। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? कुछ तो अंतर होना चाहिए भाई। आम बोलचाल भाषा में तो दोनों एक ही चीज़ लग रही है, लेकिन कुछ अंतर है। अंतर क्या है समझिए। मान के चलिए आपके अकाउंट में जो वॉलेट है आपका UPI का, ध्यान से समझिएगा, फ़ोन पे है, इसमें आपका 1 लाख रुपए जमा है, ठीक। तो ये 1 लाख रुपए आपके फिजिकल फॉर्म में, नोटों की फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में वो जमा है, ठीक है। उसके आधार पर डिजिटल प्रारूप में सिर्फ आपको एक कॉपी दे दी गई है कि आप लोग इसे खर्च कर सकते हैं। इससे आपने 10 रुपये खर्च किए तो इसका मतलब है जो 1 लाख रुपए आपका रखा हुआ था बैंक अकाउंट में, उसमें अब आपके कितने बचेंगे? 99,990 रुपये आपके खाता में बचेंगे।
बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 10 रुपये खर्च हो गए। ठीक, तो इसका मतलब है इसका एक फिजिकल प्रारूप, आपका भौतिक प्रारूप आपका रखा हुआ है, उसकी एक डिजिटल कॉपी आपको दे रखी है कि हाँ इतना है। मतलब कि वो अलग से रुपया नहीं है, वो रुपया आपका जो है उसी को डिजिटल फॉर्म में आपको दे दिया गया, आप लोग खर्च करेंगे तो आपका फिजिकल रुपया भी खर्च होता रहेगा। ठीक, इसी के माध्यम से अब नया आपका हो गया है डिजिटल करेंसी आ गई है, ई रुपी। इसको ध्यान से समझिए होता क्या है। जैसे कि सरकार ने मान के चलिए, सरकार के टोटल नोट आपके प्रिंट कर रखे हैं, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 रुपये सरकार आपने प्रिंट कर रखे हैं, सरकार ने 100 रुपये प्रिंट कर रखे हैं। तो ये 100 के 100 रुपये अगर मान के चलिए इसमें से 20 रुपया आपके यूपीआई में पड़ा हुआ है, 20 रुपया यूपीआई में पड़ा हुआ है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि इसी में से 20 रुपया गया है, इसी में से 20 रुपया गया है। लेकिन ई रुपये में क्या होता है, ई रुपये जब सरकार छापती है, डिजिटल करेंसी सरकार लेके आई है, इसका मतलब है कि ई रुपये 20 ई रुपये सरकार ने आपके ऑनलाइन डाल रखी है। कितनी दे रखी है, 20 ई रुपये सरकार ने ऑनलाइन डाल रखी है। तो इसका मतलब है टोटल अब सरकार के पास रुपया हो गया है 100 प्लस में 20, ये मतलब सरकार के पास 120 रुपया है। ठीक, यहाँ पर क्या था, रुपया उतना ही है, बस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन ई रुपये का मतलब होता है ये भी आपका रुपया ही है जो सरकार के द्वारा छापा गया है, पर डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपका वो भी रुपया ही है, उसकी डिजिटल बैकिंग है, उसकी लीगल बैकिंग है। ठीक है, वो आरबीआई के द्वारा ओन करा जाता है, अलग से उसे छापा गया है, जैसे कि यहाँ नोटों के फॉर्म में छापा गया, उसे डिजिटल के फॉर्म में छापा गया है। तो ये आपकी डिजिटल करेंसी कहलाती है। ई रुपये जो है, होपफुली आपको इसके बीच में अंतर समझ आया होगा होता क्या है। ठीक है जी, तो ये आपका ई रुपये और यूपीआई के बीच में अंतर था। ठीक है, अब आगे देखते हैं फास्टैग। आप देखते होंगे कि आजकल क्या होता है, गाड़ियाँ आपकी जाती हैं कहाँ पर, टोल प्लाजा पे। भौतिक रूप से उसे रुकना नहीं पड़ता है, फिजिकल रूप में उसे रुक कर पैसे नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पर एक आपका RFID चिप लगी होती है। ठीक, हर एक गाड़ी में आगे आप देखते हैं फास्टैग लेबल लगा होता है, उसमें एक RFID आपका रीडर होता है, जो सारे के सारे आपके जितने भी ये होते हैं, क्या कहते हैं, टोल प्लाजा होते हैं, इसमें लगे होते हैं। और ये दूर से ही, महज थोड़ी ज़्यादा दूरी नहीं, हल्की दूरी से ही ये यहाँ से स्कैन कर लेता है, स्कैन करके ये पेमेंट कट जाता है, और उसे ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगती है आपके कहाँ पर, टोल प्लाजा पे। देखते होंगे भीड़ कम हो गई है। तो ये सारे के सारे आपके RFID रीडर और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से आपका हो रहा है। फास्टैग उसका एक एग्जाम्पल है। अब इसका ये इस्तेमाल आपका यहाँ पर हो रहा है फास्टैग में। आप देखते होंगे कि पेमेंट जल्दी कट जाता है। अब आपको समझाता हूँ कि RFID होता क्या, कैसे काम करता है। ठीक है, RFID में रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके आपके एक RFID टैग लगाया जाता है जैसे गाड़ी के ऊपर, और एक RFID आपका रीडर होता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके आदान प्रदान करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आपकी पेमेंट के रूप में हो सकती है, जैसा कि फास्टैग में इस्तेमाल करा जाता है, और आपका पैसा कट जाता है। इस तरीके से आपका RFID काम करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है जी, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछता है। नियर फील्ड मतलब ज़्यादा दूरी नहीं, बहुत कम दूरी पर आपका, एक तरीके से कह सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, नेटवर्क आपके शेयर हो रहा है, जिसकी वजह से आपका डाटा आदान प्रदान हो रहा है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एक बहुत बेहतरीन आपका एग्जाम्पल है। कौन सा आपका, ये RFID। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है RFID का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, RFID हो गया। अगला आपको समझना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी। देखिए, बहुत आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, आपको बहुत डिटेल में नहीं घुसना है, बस जो बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है। जैसे कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में आपके बांट दिया गया, ब्लॉक्स के माध्यम में उसे बांट दिया गया, और उसे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में ना सेव करके, वो इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में ना सेव करके कई डिफरेंट कंप्यूटर्स में उसकी छोटी छोटी जानकारी आपके डिवाइड कर दी गई। ठीक, कई छोटी छोटी जानकारी उसे आपके कई कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दी गई। तो ये आपकी कहलाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर इन्फॉर्मेशन
एकत्रित होती और किसी एक कंप्यूटर में आपके होती इकट्ठा, तो वहाँ से उसको चुराना बहुत आसान था। लेकिन उसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया गया और उसे डिफरेंट कंप्यूटर्स में, डिफरेंट लोकेशन में उसे सेव कर दिया गया। तो वहाँ से वो एक्सेस करना, अगर आप एक कार्ड एक्सेस भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो वो डेटा आपका किसी काम का नहीं है। और ये व्यवस्थित होता है, ये कंप्यूटर के माध्यम से उसे बाद में इकट्ठा करके आपके इन्फॉर्मेशन को फिर से क्या करा जा सकता है, रीड करके वो इन्फॉर्मेशन आपके प्राप्त करी जा सकती है। इसमें आपने सुना होगा इनक्रिप्टेड कि की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है। सुना होगा आपने। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। इनक्रिप्शन का मतलब होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए ये एक बैंक है, ए बैंक है, दूसरा एक बी बैंक है, ठीक। मान के चलिए ये बैंक अमेरिका में है और ये इंडिया में है। अब ए को एक्स कोई बंदा है जिसने खाता खुला रखा है, वाई एक बंदा है जिसने खाता खुला रखा है, ठीक है। मान के चलिए एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। दोनों जगह आपके एक ही आदमी है। इसको अपने खाते से, इस खाते से रुपए निकाल के अमेरिका वाले खाते में डालना है। एक बात बता रहा हूँ, ठीक। मान के चलिए वो अमेरिका गया, उसे वहाँ से पैसे निकालना है। अब यहाँ से क्या होगा, पैसा तो उसका यहाँ पर है और यहाँ पर उसे निकालना है और इस बैंक में डाल के फिर निकालना है। तब देखिए क्या करेगा सरकार, आपस में यहाँ पर क्या करती है, एग्रीमेंट साइन करती है, जिसकी वजह से वो पैसा आपका ट्रांसफ़र कर सकती है। ये चीज़ सरकारी एग्रीमेंट में होता है, वहाँ नहीं जाना है हमको, बस ये समझना है कि ये बैंक इसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो क्या होगा, ये बैंक इस बैंक को जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनक्रिप्टेड फॉर्म में जब भेजेगा उसकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, तो देखिए कैसे भेजेगा। यहाँ पर मान के चलिए इसने एक लॉक लगा दिया, एक ताला लगाया, इसके पास भेजा, ठीक। लेकिन की नहीं भेजी, चाबी नहीं भेजी, उस ताले की चाबी नहीं भेजी। अगर ताले की चाबी भी अगर भेज देता तो उसको आसानी से कोई एक्सेस करके, बीच में कोई मान के चलिए यहाँ पर कोई हैकर बैठा है, वो इसे एक्सेस करके इस ताले की चाबी यहाँ से तोड़ के यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके पैसा निकाल सकता था। लेकिन वो क्या करेगा, वो इसी लॉकर को क्या करेगा, वो लॉक करके भेजेगा। जब ये बैंक यहाँ से ये लॉक करके भेजेगा तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो बैंक है, दूसरा बैंक है, ये दोबारा से उसी जो बक्से पे जिसमें इन्फॉर्मेशन थी, ताला लगा था, उस बक्से पे अपना ताला लगा के भेज देगा। अब यहाँ पर डबल लॉक हो गया, एक लॉक ए का हो गया, दूसरा लॉक बी का हो गया। अब ये जहाँ पर ए के पास ये ताला आता है मान के चलिए, तो ये ए क्या करेगा, ये इसके पास चाबी है अपने खुद के ताले की, तो ये अपना ताला खोल लेगा। क्या करेगा, अपना ताला ये खोल देगा, यहाँ से अपना ताला ये खोल देगा और ये फिर से क्या करेगा, जो बी वाले बैंक का जो ताला था उसको फिर से बी वाले बैंक के पास भेज देगा। भेजा, यहाँ पर बी का ताला लगा हुआ था, बी का ताले की चाबी बी के पास है, वो इसको आसानी से खोल देगा और कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल लेगा। इसमें चाबी भेजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। डबल लॉकिंग सिस्टम से आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक तरीके से कह सकता हूँ इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ आदान प्रदान होती है। इस तरीके से इनक्रिप्शन का काम होता है और इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इनक्रिप्शन काम करता है। होपफुली बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, इतने आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। और अब बात आती है आगे क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, एक कह सकता हूँ इसका यूज है। क्रिप्टो करेंसी आपका क्या होता है, आपने सुना होगा बिटकॉइन, ठीक है जी। बिटकॉइन वगैरह आपका एक तरीके से कोई भी जो पैसा होता है वो पर्टिकुलर एक बैंक पे होल्ड करा जाता है, उस बैंक के द्वारा आपका नियंत्रण करा जाता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी आपकी होती है ये किसी एक बैंक के द्वारा नहीं इस्तेमाल करा, मतलब होल्ड करा जाता है। ये डिफरेंट लेजर्स पे आपके डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट जगह आपके डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी एक का मालिकाना हक इस पर नहीं होता है, बस ये चीज़ याद रखना है। और क्रिप्टो करेंसी पे किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, इसीलिए इस पर कोई लीगल बैकिंग भी नहीं होती है। मतलब सरकार इस पर आपका कोई भी आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकती है कि आपका अगर पैसा डूबेगा तो आप लोग कहाँ से निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे बैंक में अगर पैसा डूबता है तो उसको मिलने की जिम्मेदारी होती है सरकार की, सरकार से आपको देती है, बैंक आपको देता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से आपका क्या करा गया है, बिटकॉइन नामक आपका एक पहला जो कॉइन आया था, ठीक है, जहाँ से आपका क्रिप्टो करेंसी की स्टार्ट हुई थी। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बहुत सेफ भी मानी जाती है। सेफ इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये एक जगह पर्टिकुलर जगह उसकी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती, कई जगह उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव होती है, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना बहुत आपका मुश्किल हो जाता है। और
एक चीज़ और होती है, यहाँ पर करप्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कैसे करप्शन के चांसेस आपके इसलिए कम होते हैं कि ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन करा आपके साथ 100 रुपये का, मतलब 100 बिटकॉइन का मान के चलिए। तो इस 100 बिटकॉइन का जो उसने ट्रांजैक्शन यहाँ से करा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सारे के सारे डिफरेंट लेजर्स के पास पहुँच जाएगी, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी आपकी, जिसकी वजह से इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुँचेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ जी ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक, अब ये 100 बोल के आपका बाद में 80 नहीं दिखा सकता है, 100 बोल के 120 नहीं दिखा सकता, क्योंकि सबके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक, बस इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। एक चीज़ होती है बिटकॉइन माइनिंग, सुना होगा आपने। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आपके हार्ड कैलकुलेशंस है उसको आपके बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर के साथ उसको सॉल्व करा जाता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, बिटकॉइन को माइन करते हैं। मतलब इस डिफरेंट कैलकुलेशन को जब आप करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड आपके बिटकॉइन के फॉर्म में होता है। ठीक, अब बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि पैसे जैसे कि आप मान के चलिए सरकार के पास 1000 करोड़ रुपया है और वो प्रिंट करके फिर से बाद में बढ़ा के 10,000 करोड़ कर ले, ऐसा कुछ नहीं। बिटकॉइन जो आपका होता है, ये क्रिप्टो करेंसी आपकी एक फिक्स्ड है कि मान के चलिए 100 बिटकॉइन है, ये फिक्स है। अब आपको जैसे 100,000 रुपये देकर आपको बिटकॉइन का कुछ हिस्सा खरीदना है, तो उस पर्टिकुलर बिटकॉइन का जैसे एक बिटकॉइन होगा उसका कुछ परसेंटेज, उसको कई हिस्सों में बांट रखा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको मिलेगा, वो आपका बिटकॉइन का एक पार्ट कहलाता है। उसकी ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो बिटकॉइन ट्रेडिंग ऐसे होती है। और आजकल जितनी भी ट्रांजैक्शन ज़्यादातर आपकी होती है ये बिटकॉइन के माध्यम से होती है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होती है, बहुत हाई लेवल पे। और साथ ही साथ जो टेररिस्ट लोग आपके होते हैं, आतंकवादी लोग गतिविधियाँ, वो बिटकॉइन के माध्यम से या फिर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या होता है, पैसों का लेन देन आपका करती है। ये चीज़ याद रखिए। ठीक, बहुत अनऑथराइज्ड के तरीके से इसका इस्तेमाल भी करा जाता है। कुछ पॉपुलर आपके बिटकॉइन है, ये आपको याद रखना है, ये क्रिप्टो करेंसी है, याद रखना। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथरम आपका हो गया, ठीक, और बिनांसी कॉइन आपका हो गया, रिपल और लिटकॉइन, ये सारे के सारे आपके क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल हैं। होपफुली इसका मतलब आपको पता चल गया होगा। और टोटल ये एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी जो थी मेरे को आपको बतानी थी, ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक वर्ड और समझ लीजिए, बस लास्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग लेक्चर एंड करेंगे। एक आपका टर्म होता है जो एग्जाम में पूछ सकता है, याद आ गया मेरे को बता दूँ, साइबॉर्ग। ठीक, साइबॉर्ग आपका होता है, कह रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि अब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इंसान जो है, ठीक है, इंसान जो है वो अब मशीनी हो गया है। इसका बेसिक मतलब होता है, देखिए ये दो पार्ट से आपका बना हुआ है, साइबर प्लस ऑर्गेनिज्म। साइबर ऑर्गेनिज्म को साइबॉर्ग के माध्यम से जाना जाता है। साइबॉर्ग का मतलब कि आप ऑर्गेनिज्म में या फिर ह्यूमंस में मशीन का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया कि उसकी ज़िंदगी भी अब एक तरीके से मशीन के माध्यम से चलने लग गई है। जैसे कि आर्टिफिशियल पेस मेकर, एक पर्टिकुलर इंसान का हार्ट मान के चलिए काम नहीं कर रहा है, दिल नहीं काम कर रहा है, धड़क नहीं रहा है अच्छे से, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर उसके हार्ट में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन सामान्य रूप से चलने लगती है मशीन के माध्यम से। तो साइबर ऑर्गेनिज्म वो हो गया। इसी के साथ साथ ही किसी को कैटरेक्ट की बीमारी होती है आँख में, तो उसके आँख में आपके लेजर ऑपरेशन करके आपका एक आर्टिफिशियल लेंस आपका सेट कर दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल लेंस जो सेट किया गया है, ये मशीन आपकी सेट करी गई है, इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अब साइबॉर्ग का एग्जाम्पल हो गया। तो साइबॉर्ग का सिंपल मतलब होता है कि मशीन का इन्वॉल्वमेंट इंसान की निजी ज़िंदगी में, खासा ज़िंदगी में ज़्यादा हो गया है, तो वही अब साइबॉर्ग का नाम उसको दे दिया गया है, साइबर ऑर्गेनिज्म। होपफुली जब आएगा तो इसका मतलब आपको पता होगा, आप लोग उसको सही टिक करके आएंगे। ठीक, तो ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पूरा लेक्चर, इससे पहले जो मैंने बनाया था, और ये दोनों कनेक्ट करके देखेंगे तो इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी आएगा आप लोग सब करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं मिनी मॉक लेके आऊँगा, 20-20, 30-30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके पीछे का आपको बैकग्राउंड भी समझाऊंगा, जिसके से आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इस चैनल पर जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।